दिल्ली विश्वविद्यालय है। दिल्ली विश्वविद्यालय रैंक नंबर 1 है देश के भीतर में। भारत सरकार ने यह रैंकिंग की है, एचआरडी मिनिस्ट्री ने की है, शिक्षा मंत्रालय ने किया है। लेकिन नंबर 1 वह भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसके साथ भी अगर खिलवाड़ हो रहा है और इस खिलवाड़ के निशाने पर और कोई नहीं वीसी का पद भी आ जाए तो फिर आपका चौंकना जायज होगा। क्योंकि हम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं उसका अनूठा सच है कि बीते 6 बरस में जो भी राजनीतिक प्रयोग एजुकेशन को लेकर किए गए, आज उसका कच्चा चिट्ठा जरा समझ लीजिए। और इसको समझने से पहले एक चीज पर गौर कीजिए कि जो शख्स 19 अक्टूबर तक केंद्र सरकार, भारत सरकार, एचआरडी मिनिस्ट्री उसके अनुकूल था, स्वस्थ था, मीटिंग में इनवाइट किया जा रहा था, 10 दिन के बाद उसी को सस्पेंड क्यों कर दिया जाता है? और उस पर जो आरोप लगते हैं उन आरोपों की फेरिस्त में अगर इस देश के भीतर में तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के भीतर जो कुछ हो रहा है उसका कच्चा चिट्ठा जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हर वीसी को तो सस्पेंड कर देना चाहिए। इतना ही नहीं, जो नियुक्तियां हुई इसी सत्ता के दौर में उसने अपनी नियुक्तियों को भी इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि किसी ने बोगस सर्टिफिकेट दिया था, किसी ने अपने शिक्षा एजुकेशन के बालक में गलत जानकारी दी थी, किसी ने जो किताबें लिखी हैं वो किताबें ही नहीं लिखी थी। इन परिस्थितियों में देश का हायर एजुकेशन और उसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर चल रही है और इसे आप परत दर परत समझना चाहते हैं तो सबसे पहले 3 पत्र हम आपको दिखलाते हैं। इन 3 पत्रों के जरिए आप समझ पाएंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेकर कैसा खिलवाड़ किस रूप में किया गया है। तो यह पहला पत्र है जो 19 अक्टूबर को लिखा गया। शिक्षा मंत्रालय के सचिव अमित खरे ने पत्र लिखा दिल्ली यूनिवर्सिटी के वीसी योगेश त्यागी जी के नाम, और इसमें उन्होंने जानकारी दी कि संसदीय समिति को एक जानकारी चाहिए कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कल्याण के मद्देनजर दिल्ली यूनिवर्सिटी में वेलफेयर को लेकर क्या काम हुआ है। और ये बैठक 20 अक्टूबर को होनी है और इसमें रिप्रेजेंटेशन हाईएस्ट लेवल पर होना चाहिए। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप पर्सनली इसको अटेंड करें, क्योंकि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर इस दौर में मुंबई में है तो उनको चेयर करना था, लेकिन वो साथ में नहीं होंगे। यानी मानकर चल रहे हैं कि वह स्वस्थ है 20 तारीख को। लेकिन उसके बाद दूसरा पत्र देखिए जो 22 अक्टूबर को लिखा गया। डिप्टी सेक्रेटरी वीरेंद्र कुमार सिंह ने मान लिया जो रजिस्ट्रार विकास गुप्ता को लिखा। उन्होंने कहा कि वीसी योगेश त्यागी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, मेडिकल ग्राउंड पर छुट्टी पर है। अब वो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एम्स से लेकर आए तभी आप उन्हें ज्वाइन करने दें। यानी 2 दिन में ही स्थिति बदल गई और प्रो वीसी पीसी जोशी को एक्टिंग वीसी के तौर पर कार्य करने के सारे अधिकार दे दिए गए। ये जानते समझते हुए कि स्वायत्त यूनिवर्सिटी है, इसमें वीसी के निर्णय के बगैर इस तरह मंत्रालय काम नहीं कर सकता है। बाकायदा लिखा गया कि सारे अधिकार प्रो वीसी पीसी जोशी को दीजिए। कोविड पीरियड है, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिशन, रिक्रूटमेंट, एकेडमिक एक्टिविटी सभी उनको काम सौंप दिए जाए। यानी 2 दिन के भीतर योगेश त्यागी जो वीसी हैं वह अस्वस्थ हो गए और इस तरीके से आदेश दिया गया कि वह जब तक सर्टिफिकेट मेडिकल का नहीं लेकर आए, फिटनेस सर्टिफिकेट, तब तक ना आने दिए। और 1 हफ्ते के बाद ही राष्ट्रपति की तरफ से ये ऑर्डर जारी हो गया, जिसको चंद्रशेखर कुमार ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं उन्होंने भेजा। और उन्होंने बहुत साफ तौर पर लिखा कि इसमें डीयू के वीसी योगेश त्यागी की नियुक्ति 10 मार्च 2016 को हुई थी। इस लिहाज से आप समझे तो 5 साल बाद रिटायर होना है, यानी 2021 के मार्च में ये रिटायर भी हो जाएंगे। लेकिन उन पर जो आरोप लगाए गए वो बड़े खास हैं। उनका कहना था कि ये ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने में फेल हो गए हैं। इन्होंने जून 2020 में प्रो वीसी पीसी जोशी की नियुक्ति तब की जब ऊपर से दबाव आया। रजिस्ट्रार पद मार्च 2020 से खाली पड़ा हुआ है, अक्टूबर 2020 तक ये खाली ही है। फाइनेंस ऑफिसर, ट्रेजरर मार्च 2020 से खाली ही है। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन 6 साल से खाली ही है। लाइब्रेरियन मिड 2019 से खाली ही है। कॉलेजेस के जो डीन है जो कि टेम्प्रोरी अरेंजमेंट पर चलाए जा रहे हैं, 90 कॉलेजों में कॉन्स्टिट्यूएंट और एफिलिएटेड कॉलेज में है ही नहीं। डायरेक्टर जो साउथ कैंपस के होने चाहिए वह भी टेम्प्रोरी अरेंजमेंट पर ही चल रहे हैं। प्रिंसिपल जो कॉलेजेस के हैं वह भी इनऑर्डिनेट डिले किया जा रहा है, अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रही है परमानेंट उनकी भी। और जो एक दिल्ली सरकार से जो 12 कॉलेजेस को लेकर झगड़ा चल रहा है, तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन जो गवर्निंग बॉडीज का बनाना चाहिए वह भी यही नहीं बना पा रहे हैं। यानी आरोपों की पूरी फिरिस्त बतलाती है कि ये किसी काम के लायक नहीं है। तो 1 हफ्ते के भीतर चीजें कैसे बदलती चली गई ये राष्ट्रपति के ऑर्डर में बहुत साफ निकलता है। और इन तीनों पत्रों को एक साथ मिलाकर जब आप देखना शुरू करेंगे तो जिस तेजी से दिल्ली यूनिवर्सिटी के भीतर वैचारिक लड़ाई, गुटों की लड़ाई शुरू हो गई, उसका यह महाअंत है जिसमें राष्ट्रपति को ऑर्डर जारी करना पड़ गया। अब सवाल है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वीसी योगेश त्यागी को जिन्हें सस्पेंड किया जा चुका है उन पर जो आरोपों की फेरिस्त है, तो इस देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का सच क्या है? इस देश में तकरीबन 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, हालांकि काम सिर्फ 49 यूनिवर्सिटीज कर रही है। इन यूनिवर्सिटीज के भीतर में जो टीचिंग स्टाफ है, जो सैंक्शन पोस्ट है, उनकी संख्या कुल 18,243 है और इसमें से 6,210 पद खाली पड़े हैं। जो नॉन टीचिंग स्टाफ है जिसमें रजिस्ट्रार भी आ जाते हैं, उस लिहाज से लगभग 34,928 पद सैंक्शन है, लेकिन 12,437 पद खाली पड़े हैं।
तो क्या जिन खाली पदों को लेकर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के तमाम वीसीज को हटा दिया जाए, उनकी नियुक्ति जो हुई है उसे सस्पेंड अप कर दिया जाए? यह काम इसलिए नहीं किया जाएगा कि बाकी जगहों पर अभी कुछ स्पेस बचा हुआ है। दिल्ली यूनिवर्सिटीज के वीसी रिटायर हो रहे हैं मार्च के महीने में, और उससे पहले वहां किसे वीसी लाया जाए, इसके लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होती है वो 2 नामों को रखती है। एक नाम गवर्नमेंट की तरफ से आता है, इन्हीं 3 नामों में से किसी एक का चुनाव होता है। अगर वीसी योगेश त्यागी बने रहते तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल उनके मातहत होती, तो उनके 2 नाम निकल कर आते, जिसे संघ के भीतर का एक गुट, बीजेपी के भीतर का एक गुट शायद पसंद नहीं करता, तो क्यों ना इसे हटा दिया जाए। इन्हें हटा दिया गया और उसके बाद अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल सरकार के अनुकूल, अपने अनुकूल एक ग्रुप जो हावी है वह चीजों को लेकर आएगी। आप कहेंगे ये कैसे संभव है और किस रूप में हो रहा है? देखिए, इसका एक इतिहास रहा है, लेकिन इतिहास पे जाने से पहले हमको लगता है कुछ चीज और भी जानिए। इस देश के भीतर में जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, 20 से 35% पद वहां पर रिक्त पड़े हैं, खाली पड़े हैं। उनको भरने का प्रावधान इसलिए नहीं क्योंकि यूनिवर्सिटीज के पास बजट नहीं, यूजीसी ग्रांट दे पाने की स्थिति में नहीं आ रहा है, तो वो नियुक्त कैसे करेंगे? और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी देखिए, जो पिछले साल ग्रांट था वह लगभग 2593 करोड़ का था। 2020-21 के बजट में इसको घटा दिया गया और 2298 करोड़ कर दिया गया, यानी लगभग 300 करोड़ रुपए ग्रांट जो दिया जाता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को, वह भी कम कर दिया गया। इसके मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सरकार यूनिवर्सिटीज को चला पाने की स्थिति में सिर्फ तभी तक है जब उसके अपने लोगों की नियुक्ति के सवाल हो। एजुकेशन से कुछ लेना देना नहीं है। और इस देश के भीतर में जब इन बात का जिक्र कर रहे हैं तो कुल जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, जो 900 यूनिवर्सिटीज का जिक्र होता है, उसमें टीचिंग पोस्ट जो है वो लगभग 1,77,235 है। इसमें से 32,581 पद खाली पड़े हैं। नॉन टीचिंग स्टाफ लगभग 3,70,000 पोस्ट है इस देश के भीतर में तमाम यूनिवर्सिटीज में, लेकिन 93,696 पोस्ट खाली पड़े हैं। अब सवाल यहां से निकल कर आता है कि इस सरकार ने अपने तौर पर क्या कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई है? यकीनन बनाई है, और वो जो बनाई है उन यूनिवर्सिटीज को देखने के लिए आपको एक क्षण के लिए बिहार भी जाना होगा। बिहार के मोतिहारी में महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2016 में बनाई गई। ये बिहार में चुनाव हो रहे हैं, वहां के लोग जाने, और मोतिहारी में जिस शुगर मिल का बार बार जिक्र होता है, उसी स्थिति में कहीं ये यूनिवर्सिटी धीरे धीरे ना पहुंच जाए, क्योंकि इसको जो ग्रांट नहीं मिल पा रहा है, यहाँ की जो एजुकेशन की हालत हो चली है, हो सकता है। लेकिन ये बिहार के लोगों को समझना होगा, जब प्रधानमंत्री यहाँ से पटना जाते हैं तो एजुकेशन का जिक्र करते हैं, IIT का जिक्र करते हैं, IIM का जिक्र करते हैं, लेकिन इनके अपने शासनकाल में इस देश के भीतर में सबसे कम नहीं, न्यूनतम से भी महान्यूनतम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पर ध्यान दिया गया, बजट के तौर पर भी और एजुकेशन को आगे डेवलप करने के तौर पर भी और यूनिवर्सिटीज के निर्माण के तौर पर भी। जो सरकार, इस मौजूदा सरकार ने किया, उसमें नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी 2018 में मणिपुर के इंफाल में खोला गया। दूसरा जो एक सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर झांसी में खोला गया। इसके अलावा कोई उपलब्धि नहीं है। आंध्र प्रदेश में जिक्र हो रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश 2019 में, वो अभी चलने फिरने की स्थिति में आ रहा है, उसमें भी बालपन है। अब सवाल यह है कि अगर यूनिवर्सिटीज पर ध्यान नहीं है, ग्रांट नहीं दिया जा रहा है, और जो संस्कृत पर ध्यान दिया जाता है, 2 संस्कृत यूनिवर्सिटी है इस देश के भीतर में, अगर वैचारिक तौर पर आइएगा तो 2015-16 में बड़ी धूम मची थी। संस्कृत हर किसी को पढ़ना चाहिए। जो 2 संस्कृत यूनिवर्सिटी है वहां भी 52 टीचिंग स्टाफ के पद रिक्त पड़े हैं, 116 नॉन टीचिंग के रिक्त पड़े हुए हैं। और इतना ही नहीं, जो सोच के तहत इग्नू क्रिएट किया गया, यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो किया गया, उसमें 196 टीचिंग स्टाफ नहीं है, उसके भीतर में 1090 नॉन टीचिंग स्टाफ नहीं है। ये एक स्थिति है कि आप आरोप कैसे लगाते हैं और किसको हटा देते हैं और क्यों हटा देते हैं। तो हमको लगता है लौट चलना चाहिए आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी को प्रयोगशाला के तौर पर 6 वर्ष पहले 2014 में लौट जाइए। उस समय शिक्षा मंत्री HRD मिनिस्टर स्मृति ईरानी हुआ करती थी। उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटीज के VC दिनेश सिंह हुआ करते थे। दिनेश सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय मापदंड के मार्फत 10+2+4 का प्रोजेक्ट शुरू किया 2013 में, जिसपे बड़ी लंबो जद्दोजहद उन्होंने अपनी नियुक्ति के साथ ही की थी। तो 2010 में जब वो आए तो 2012 में 3000 प्रोफेसर्स को बुलाया, उनसे सिलेबस तैयार कराया और इस तरीके से चीजें डेवलप की कि मैच कर सके वो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इंस्टीट्यूशंस के साथ। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की रैंकिंग यूं ही नहीं थी, लेकिन जब HRD मिनिस्टर नई सरकार आई तो उसने 10+2+3 कर दिया और उसको लेकर तर्क भी कमाल के दिए और कहा गया कि 10+2+4 जो है अमेरिकन इंस्टीट्यूट्स को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है। कमाल की सोच है। अगर वो अमेरिका को लाभ पहुंचाने के लिए 6 वर्ष पहले किया जा रहा था, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो इस बार गवर्नमेंट लाई है और तमाम मीटिंगों में प्रधानमंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, राष्ट्रपति का भाषण क्यों ना हुआ हो, सब ने ठप्पा लगाया है कि शानदार है, उसमें 10+2+4 क्यों कर दिया गया, 10+2+3 क्यों नहीं कर दिया गया? और अगर 10+2+3 ठीक नहीं था तो इन 6 सालों की जिम्मेदारी कौन लेगा? उनके भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ किया गया? यह एक समझना होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूरे सिलेबस कोर्स को प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ने, तमाम इंस्टीट्यूट ने अपना लिया। दिल्ली से लगा हुआ सोनीपत का इलाका है, अशोका यूनिवर्सिटीज ने पूरा का पूरा सिलेबस उठा लिया, पूरा कोर्स सिस्टम उठा लिया, क्योंकि इंटरनेशनली मैच करना है।
लेकिन राजनीति राजनीति है, प्रयोगशाला प्रयोगशाला है। इतना ही नहीं, उस काल में जब प्रयोग हो रहे थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ खिलवाड़ हो रहा था, ये तो अच्छी बात है। उस समय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे, उन्होंने कहा कि वो दिनेश सिंह को हटाना चाहती थी, इंक्वायरी बैठ के जो हो गया उसकी हम लिस्ट आपको बताते हैं क्या क्या हुआ है। लेकिन 6 साल पहले जब आप चले जाइएगा, उस समय जो राजनीतिक प्रयोग आए थे उससे बहुत सारे एजुकेशनिस्ट थे, बड़े तंग आ गए थे। लगभग 17 सीनियर एजुकेशनिस्ट ने अलग अलग यूनिवर्सिटी जिसमें IIT IIM भी है वहां से इस्तीफा दिया। कुछ नाम जैसे बताएं, जैसे IIT बॉम्बे याद कीजिए, उस समय चेयरमैन वहां के हुआ करते थे डॉक्टर अनिल काकोडकर, उन्होंने पद छोड़ दिया। जिस तरीके से बीजेपी राजनीतिक प्रयोग करना चाहता, IIT दिल्ली याद कीजिए, डायरेक्टर रघुनाथ के शनवांकर हुआ करते थे, उन्होंने पद छोड़ दिया। और अपने तौर पर नियुक्तियां इन जगहों पर करने की होड़ लगी हुई थी। तो ऐसे में अपने लोगों को नियुक्त कैसे किया जाए, तो RSS का जो मुखपत्र है पांजन्य, उसके कभी संपादक हुआ करते थे बलदेव शर्मा जी, उनको नेशनल बुक ट्रस्ट का चेयरमैन बना दिया गया। जो RSS के वर्कर थे इंद्र मोहन कपाही जी, उनको UGC के सदस्य के तौर पर ले आया गया। ऐसे एक और RSS के वर्कर हुआ करते थे सुदर्शन राव, उनको इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च का उनको चेयरमैन बना दिया गया। ऐसी लगभग नियुक्तियां जो है वो दर्जनों नियुक्तियां हुई। होते होते धीरे धीरे जब एक ही विचारधारा और एक ही सोच, और ब्यूरोक्रेट्स ने भी हाथ जोड़ दिए कि जनाब अब इनसे झगड़ा करना ठीक नहीं है, या तर्क करना ठीक नहीं है, या कुछ कमेंट करना ठीक नहीं है, उन्हीं की बात मान लिए, तो वो होते होते ऐसा आ गया कि अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के VC की नियुक्ति अपने तौर पर करनी चाहिए, तो उनकी बातों को खारिज नहीं कीजिए बल्कि उनको हटा ही डालिए। और जब इस फेरिस्त में हम आते हैं तो इस देश के भीतर में पहली बार दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो लगभग 2022 में 100 साल पूरे हो जाएंगे, पहली बार ऐसा हुआ। लेकिन बहुत चीज इसी दौर में पहली बार हुई। 2015 में उस वक्त विश्व भारती के VC हुआ करते थे सुशांता दास गुप्ता, ये देश के इतिहास में पहली बार था। उनकी नियुक्ति UPA के वक्त में हुई थी, लेकिन उन पर जो आरोप लगाकर उनको हटा दिया गया उसमें था उन्होंने 25 गैर कानूनी नियुक्तियां कर दी। उन्होंने जो पेंशन GNU से लेते थे और पेमेंट विश्व भारती से लेते थे और पेंशन का हिस्सा कटवाते नहीं थे, और जो बिल रिमर्समेंट किया जाता था उसमें उन्होंने शराब के बिल भी जोड़ दिए थे, उनको बर्खास्त कर दिया गया। 2016 में पांडिचेरी यूनिवर्सिटी के VC जो थे चंद्रा कृष्णा मूर्ति, इनकी नियुक्ति भी UPA के दौर में हुई थी, यानी मनमोहन सिंह के दौर में हुई थी। इनको एकेडमिशियन, इनका फ्रॉड पाया गया। इनको एक किताब लिखी थी और दावा इन्होंने किया था कि 3 किताब लिखी, इनको हटा दिया गया। लेकिन उसके बाद आइए, मोदी सत्ता ने अपने काल में एक वरिष्ठ जर्नलिस्ट हुआ करते थे जवाहरलाल कौल, उनको उत्तराखंड के VC के तौर पर नियुक्त किया, और 2017 में किया दिसंबर में। इसके बाद इनको तुरंत हटा भी दिया गया क्योंकि इन पर आरोप थे एफिलिएटेड कॉलेज की सीटें इन्होंने इंक्रीज कर दी, जो परमिट था उससे ज्यादा कर दी, और उसकी चार्ज भी इन्होंने एफिलिएशन फीस भी ले ली, इनको हटा दिया गया। मणिपुर यूनिवर्सिटी, 1 महीने तक छात्रों का आंदोलन चला था। मणिपुर यूनिवर्सिटी के हेड हुआ करते थे आद्या प्रसाद पांडे, इनको कामकाज कुछ नहीं कर पा रहे थे। 583 दिनों में 200 दिन ये कॉलेज गई नहीं, यूनिवर्सिटी गई नहीं, तो इनको हटाना पड़ गया, सैक कर दिया गया इसी फरवरी में 2020 में। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हेड थे रतन लाल हंगलू साहब, जिनसे जनवरी 2020 में रिजाइन करना पड़ा क्योंकि इन पर आरोप वित्तीय और एकेडमिक एलिगेशंस का था। नियुक्ति इसी दौर में हुई थी। अक्टूबर 2019 एकेडमिक रिकॉर्ड गलत बताया था, PhD डिग्री गलत बताई थी, अंडर ग्रेजुएट लेवल की एकेडमिक गलत बताई गई थी, प्रीमेच्योरी में गड़बड़ी थी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साथ जो हुआ है, उसके जो हेड थे हंगलू के साथ, ये उनके साथ थी। BHU के याद कीजिए त्रिपाठी जी, आंदोलन छात्रों का चल रहा था, संभाल नहीं पा रहे थे, मिसहैंडलिंग हुई थी, छात्रा कह रही थी सेक्सुअल हैरासमेंट होता है, उनको भी हटा दिया गया। लेकिन इसके अलावा देश की जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज है, जो VC हैं, उनके कहीं पर उनके खिलाफ जांच बैठा दी गई, इंक्वायरीज अलग करने लगे। उसमें दिनेश सिंह भी आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के खिलाफ, सरकार ने जांच बैठा दी। सरकार का मतलब HRD मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं। इसी तरीके से जामिया मिलिया के VC तलत अहमद के साथ उनके खिलाफ इंक्वायरी बैठा दी गई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जमरुद्दीन शाह के खिलाफ इंक्वायरी बैठा दी गई। इग्नू के मोहम्मद असलम, उनके खिलाफ क्यों बैठाई गई, किस लिए बैठाई गई, महत्वपूर्ण ये नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि ये सब क्यों किया जा रहा है। महत्वपूर्ण है कि इन सब के जरिए क्या अब इस देश की राजनीतिक प्रयोगशाला का केंद्र बन चुका हायर एजुकेशन, और उसमें भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के भीतर भी अब एक ही विचारधारा के लोग अलग अलग गिरोहों के साथ आपस में टकराने लगे हैं क्या। और टकराने की स्थिति इतनी बुरी हो गई है कि एक VC और प्रो VC, अब आप कल्पना कीजिए, प्रो VC की नियुक्ति जब हुई, जो VC ने की, उस प्रो VC को पावर एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से मिल गए, सरकार की तरफ से मिल गए, जो कि मिलने नहीं चाहिए क्योंकि स्वायत्त संस्थान है। उसके द्वारा नियुक्त किए गए रजिस्ट्रार चलेंगे, लेकिन VC द्वारा नियुक्त किए गए रजिस्ट्रार नहीं चलेंगे। ये सारी चीजें जिस रूप में चल रही है, इसके 2-3 मतलब है। क्या इस दौर में एजुकेशन पर भारत सरकार कोई ध्यान देने की स्थिति में है? हमें लगता है कि वो दौर अलग था 2014-15 का, क्या पढ़ाना है इस पे जा रहे थे। अब स्थिति, उसके बाद 2017-18 में किसकी नियुक्ति होनी चाहिए। HRD मिनिस्ट्री के भीतर भी RSS के बड़ी तादाद में लोगों की नियुक्ति हुई है, छोटे छोटे पदों पर नियुक्ति हुई है, लेकिन हुई है। और इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देती है बीजेपी भी कि अपनी विचार के लोगों की नियुक्ति हो जाए, जिससे कल हम पद पे ना भी रहें, सत्ता में ना भी रहें, तो हमारे काम के अनुकूल सारे काम होते चले जाने चाहिए। और ये चीज जब आगे बढ़ते बढ़ते इस देश के
टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज को अपने दायरे में ले रही है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी जो देश की टॉप 1 यूनिवर्सिटी है, वो अभी भी 4th सेमेस्टर का एग्जाम पूरा नहीं कर पाई।